नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से एक बार हमारे छोटे से यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं मृत्युंजय कुमार। मैं आपके लिए नर्सिंग से नॉलेजेबल एंड इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहता हूं। उसी प्रकार आज हम लेकर आए हैं इंडोकार्डाइटिस के बारे में। जिस तरह हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे पेरिकार्डियम और मायोकार्डियम, तो उसी प्रकार आज हम पढ़ेंगे हम लोग इनर लेयर ऑफ हार्ट मसल्स में जो उसका इन्फ्लेमेशन हो जाता है उसे हम इंडोकार्डाइटिस बोलते हैं। तो दोस्तों हमारे वीडियो के अंत तक बने रहें। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए आज हम लोग देखेंगे इंडोकार्डाइटिस के बारे में। जिस तरह हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे पेरिकार्डाइटिस, मायोकार्डाइटिस, तो उसी प्रकार आज हम लोग देखेंगे इंडोकार्डाइटिस, जो हमारा आज हार्ट का लेयर जो होगा डिजीज वो ख़त्म हो जाएगा इंडोकार्डाइटिस। तो दोस्तों इंडोकार्डाइटिस क्या कहती है? देखिए, इंडो मतलब कि इनर लेयर, और कार्डाइटिस मतलब हार्ट, और आइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन, मतलब हार्ट का जो इनर लेयर होती है उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है, उसे हम इंडोकार्डाइटिस बोलते हैं। आपका वो इंडोकार्डाइटिस है। तो देखिए क्या कहते हैं इंडोकार्डाइटिस। द जर्म ट्रेवल थ्रू ब्लड टू द हार्ट इनर लाइनिंग टू हार्ट वाल्व एंड डैमेज ऑफ हार्ट। मतलब क्या कहते हैं, जो जर्म है आपका, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बैक्टीरिया को इन्फ्लेमेशन कॉज करती है, वो आपका ट्रेवल करती है ब्लड से होकर आपकी चल जाती है हार्ट के इनर लाइनिंग में। जो आपका इनर लाइनिंग मतलब कि इंडोकार्डियम लेयर है उसमें चली जाती है। उसके बाद वो आपका हार्ट वाल्व है, जो हार्ट वाल्व है वहाँ पे ये डैमेज कर देती है और फिर हार्ट को भी डैमेज करती है। मतलब कि आपका इनर लाइनिंग के साथ साथ आपका हार्ट वाल्व भी डैमेज हो रही है, तो आपका इंडोकार्डाइटिस में होती है। तो देखिए क्या कहते हैं, इंडोकार्डाइटिस इज द इन्फेक्शन ऑफ इंडोकार्डियम एंड हार्ट वाल्व रिजल्टिंग फ्रॉम द बैक्टीरिया और फंगल इन्फेक्शन। जिस प्रकार हम लोग यहाँ पर देखे तो जो माइक्रोग्राम ट्रेवल करके ब्लड के थ्रू जा रही थी, उसी प्रकार यहाँ पर इंडोकार्डाइटिस है जो आपका इंडोकार्डियम लेयर से आपका फिर हार्ट वाल्व है। जो हम लोग हार्ट वाल्व पढ़े थे एनाटोमी एंड फिजियोलॉजी में, हार्ट कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में, कि इसका चार होती है, जो आपका मिट्रल होती है, ट्राइकास्पिड होती है, पल्मोनरी होती है और एरोटिक होती है। ये चार होती है। वहाँ पे किसी में जाके ये डैमेज कर रहे हैं वहाँ पे। तो जो आपका ये बैक्टीरिया और यह फंगल दोनों में कोई दोनों है जो माइक्रोऑर्गेनिज्म जो आपको इंडोकार्डाइटिस कॉज कर रही है। तो देखेंगे अब यहाँ पे कॉज कैसे कर रही है। हम लोग देखे थे इंडोकार्डाइटिस क्या होती है, उसी प्रकार देखेंगे कॉज कौन कौन से कॉज कर रही है इंडोकार्डियम लेयर को। तो पहली है जो आपका स्टाफाइलोकोकस ऑरियस होती है। जो आपका ये बैक्टीरिया है, जो स्टाफाइलोकोकस एक ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया स्टाफाइल होती है, जो आपको ये कॉज कर रही है। स्ट्रेप्टोकोकस बिट्रेंस होती है, जो आपका ये भी कॉज कर रही है, ये भी एक ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया है। इंट्रोकोकाई होती है। इंट्रोकोकाई क्या होती है, जो आपका ये एक प्रकार का ये बेसिलाई बैक्टीरिया होती है, जो ये भी आपको कॉज कर रही है। उसके बाद रिमेटिक हार्ट डिजीज़ होती है। रिमेटिक हार्ट डिजीज़ क्या होती है, जो आपका ये होती है एक प्रकार की, ये भी आपका स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया, जो आपका ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया है, जो आपको रिमेटिक हार्ट डिजीज़ को कॉज करती है। और फिर आपका आर्टिफिशियल भी बाल भी डैमेज करता है। अगर किसी प्रकार अगर हम हार्ट को वहाँ पे बाल को रिप्लेस करते हैं, आर्टिफिशियल वहाँ पर लगाते हैं, तो वो तो हमारा जो लॉन्ग टाइम यूज होने के कारण वहाँ पे आपका इन्फ्लेमेशन हो सकती है। इसी प्रकार आपका आर्टिफिशियल बाल भी है जो डैमेज करती है। तो अब हम लोग देखें कॉज क्या होती है। उसके बाद देखते हैं पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी क्या कहती है। तो देखिए पैथोफिजियोलॉजी क्या कहती है, ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर, बैक्टीरिया इन्फेक्शन या फंगल इन्फेक्शन, कोई भी फैक्टर हो जो जिसके कारण ये हो रही है, तो वहाँ पे क्या होती है, ग्रोथ ऑफ द हार्ट बाल्व्स एंड इंडोकार्डियम लाइनिंग ऑफ द हार्ट। वहाँ जो आपका इंडोकार्डियम लेयर है और बल्ब है, हार्ट बल्ब, वहाँ पे बैक्टीरिया है जाके ग्रोथ हो रही है आपकी। उसके बाद ग्रोथ होने के बाद क्या करिए, द सच वेजिटेशन में कवर द बाल्व सरफेस कॉजिंग अल्सरेशन एंड नेक्रोसिस। मतलब कि जो आपका बैक्टीरिया वहाँ पे आपका जो बाल्व और इंडो लाइनिंग लेयर में आपका वहाँ पे ग्रोथ हो रही है, जिसके कारण वहाँ पे आपका अल्सर देखने को मिलेगा और नेक्रोसिस मतलब कि सेल आपका डेथ होने लगेगा। मतलब कि आप वो जो आपका इनर लाइनिंग है, जो आपका इंडोकार्डियल लेयर और हार्ट वाल्व में जो है, वहाँ पर आपको अल्सर फॉर्म देखने को मिलेगा और नेक्रोसिस।
तो ये नेक्रोसिस होगा। जब सेल ही डेथ होने लगेगा तो फिर तो फंक्शन नहीं करेगा बढ़िया से। तो इसी प्रकार होगा। तब बल्बुलार डिसफंक्शन विथ रिगर्जिटेंट ब्लड फ्लो कैन बी अकर, मतलब कि जो आपका जो ब्लड फ्लो है वो आपका रिगर्जिटेंट होने लगेगा। मतलब दोस्तों रिगर्जेंट एक वर्ड है जो आपका, इसका मतलब होता है जो आपका कार्डियक आउटपुट है जो बैक फ्लो होती है, मतलब कि जो आगे जाके ना पीछे हो जाती है, पूरी तरह से ब्लड आगे नहीं जाती है, वो फॉरवर्ड नहीं होती है, बैकवर्ड में आ जाती है कुछ ब्लड, उसे डिसफंक्शन हो जाती है बल्ब का, जिसके कारण तो उससे कार्डियक आउटपुट कमेगी। तो दोस्तों देखो मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूँ। ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर, किसी कारण कोई भी फैक्टर हो उसके कारण होगी, तो वहाँ पे आपका क्या होगा, इंडो लाइनिंग लेयर और हार्ट वाल्व, जो वाल्व हम 4 होते हैं वहाँ पे और इंडो कार्डियो लेयर में आपका ग्रोथ होगी बैक्टीरिया। ग्रोथ होने के बाद आपका जो वहाँ पे अल्सर और नेक्रोसिस फॉर्म करेगा। अब वहाँ पे तो फिर उसके बाद ब्लड का फ्लो है जो रिगर्जिटेंट होगा, मतलब कि ब्लड फ्लो आपका बैक फ्लो होगा, मतलब आगे नहीं जाएगी, डिसफंक्शन हो गया, उसके बाद कार्डियक आउटपुट होगी। यानी कि हम लोग देखते हैं रिगर्जिटेंट मतलब कि ब्लड है जो देखते हैं यहाँ पे आपका, जैसे देखिए ये आपका है लेफ़्ट साइड की बात हम करें, ये आपका है बाल्ब है। हम लोग बाल्ब में एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में पढ़े थे कि बाल्ब का क्या फंक्शन होता है, इसको जो ब्लड है को सही डायरेक्शन में देती है, ना कि ब्लड को बैक फ्लो। तो जो आपका ये है लेफ़्ट साइड, ये लेफ़्ट एट्रियम है और ये आपका लेफ़्ट वेंट्रिकल है। तो यहाँ से तो ब्लड आ रही है पल्मोनरी वेन से, यहाँ ब्लड तो आ रही है, यहाँ से ब्लड सामने जाना चाहिए, फिर यहाँ से आपका रोटा में निकलना चाहिए। तो ब्लड यहाँ से यहाँ ब्लड आ गया, मगर ये कॉन्ट्रैक्शन जब होगा तो ब्लड यहाँ आ जाना चाहिए पूरा, ना कि यहाँ पे चलाती है, मतलब कि बैक फ्लो हो जाती है रिगर्जिटेंट में। जैसे ये देखिए यहाँ पे आपका यहाँ पे आपका 90 ml ब्लड आया, एग्जांपल में दे रहा हूँ, 90 ml ब्लड आया, यहाँ भी 90 ml आया। अब आगे इसको निकालना है रोटा में, जो हमारे बॉडी को पूरे ब्लड सप्लाई देगी। यहाँ 90 ml ना निकल के 60 ml ही निकल जाती है और 30 ml ऊपर निकल जाती है, यहाँ पे इसमें चलाती है। तो जिससे ब्लड बैक फ्लो होगी, जिससे कार्डियक आउटपुट कमेगी। कार्डियक आउटपुट कमेगी तो फिर आपका आगे है जो ऑर्गन को ब्लड पूरी सप्लाई नहीं होगी, अच्छे से उसको प्रॉपर नहीं मिलेगी। तो एक बार हम इसे फिर से देख लेते हैं। ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर, कोई भी फैक्टर हो, बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन हो, वहाँ फिर आपका बाल्ब है हार्ट बाल्ब और इनर लाइनिंग हार्ट का, वहाँ पे आपको ग्रोथ होगी बैक्टीरिया। ग्रोथ होने से आपका वहाँ पे सेल है जो आपका अल्सरेशन होगा, फॉर्म देखने को मिलेगा और नेक्रोसिस देखने को मिलेगा। फिर आपका जो बाल्ब है जो डिसफंक्शन होगा, मतलब वो प्रॉपर काम नहीं करेगी, जिससे आपका ब्लड है जो बैक फ्लो होगी, आगे ना जाके बैकवर्ड आएगी। फिर कार्डियक आउटपुट होगी, क्योंकि कार्डियक आउटपुट तो हो रही है, जो ब्लड आगे नहीं जा रहा है तो कमेगा ही कमेगा, जिसके कारण कार्डियक आउटपुट देखने को मिल रहा है। देन सिम्टम्स की बात करें दोस्तों, सिम्टम्स की बात करें तो आपका है देखिए आपका पहला सिम्टम्स है लाउड रेगर्जिटेंट मरमर, मतलब कि आपका जो ब्लड है वो बैक फ्लो हो रही है तो आपको वहाँ पे आवाज़ आएगी। मतलब कि जो हमारा देखिए ये बाल्ब है, ये बाल्ब है हमारा, ये नॉर्मल बाल्ब है हमारा, मतलब वो प्रॉपर काम कर रही है। जैसे देखिए ये बाल्ब है, एक चैम्बर का ये बाल्ब है आपका, और वहाँ पे क्या आती है उस कंडीशन में, रेजिस्टेंट कंडीशन में बाल्ब होते हैं जो आपका ऐसे हो जाती है, मतलब कि ये प्रॉपर क्लोज नहीं होती, जिससे आपका कारण ब्लड है जो आपका बैक फ्लो होने लगती है, ऐसे आपका फिर ये चैम्बर में चलाती है। वो आपका तो देखेंगे लाउड रेजिस्टेंट मरमर, मतलब वहाँ साउंड होगी, प्रोड्यूस होगी, तो फिर बल्बुलर इनसफिशियंसी होगी, मतलब ब्लड आगे नहीं जाएगी अच्छी से। फिर आपका एर्थालजिया होगी, मतलब कि आपका पेन इन जॉइंट होगी, मतलब आर्थराइटिस होगी। फिर एनोरेक्सिया होगी, एनोरेक्सिया होगी, भूख नहीं लगेगी, लॉस ऑफ एपेटाइट होगी। अगर लॉस ऑफ एपेटाइट होगी तो आपको वीकनेस तो देखने को मिलेगा, जब आप खाना नहीं खाएंगे तो आपको वीकनेस फील होगी। अगर वीकनेस होगी तो आपका तो वेट लॉस ही होगी, क्योंकि आप खाना नहीं खा रहे हैं। उसके बाद होगी वेट लॉस होगी, उसके बाद आपका है जो साइन एंड सिम्टम और अदर डिजीज देखने को मिलेगी, क्योंकि आपका जो खाना नहीं खा रहे हैं, जिसके कारण आपका जो सेल फॉर्मेशन नहीं हो रही है, जैसे RBC WBC सेल है जो आपका WBC सेल है जो प्रोटेक्ट करने का काम करती है,
जब वही नहीं बन रही है तो आपको अदर डिजीज़ को साइन एंड सिम्टम देखने को मिलेंगे। फिर आपका फीवर भी देखने को मिलती है। फिर डायग्नोस्टिक एवल्यूएशन की बात करें दोस्तों, तो डायग्नोस्टिक एवल्यूएशन में क्या करेंगे हम लोग करेंगे, पहले हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन लेंगे। मतलब वो पेशेंट से पूछेंगे कि आपको कोई भी पहले कंडीशन में ये सब देखने को मिली है, वो पूछेंगे। हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन लेंगे। फिर ब्लड टेस्ट करेंगे। ब्लड टेस्ट में यही करेंगे कि आपका है जो एलिवेटेड WBC काउंट करेंगे। जो WBC सेल है, जो इन्फेक्शन कोई भी होती है तो सबसे पहले हमारा WBC सेल बढ़ जाती है, वो हम चेक करेंगे। फिर एबनॉर्मल मैक्रोफेज देखेंगे, मैक्रोफेज की काउंट करेंगे वहाँ पे। फिर एलिवेटेड ESR देखें, एरिथ्रोसाइट सेगमेंटेशन रेट है वहाँ पर, वो देखेंगे ब्लड टेस्ट में। फिर करेंगे ब्लड कल्चर फॉर आइडेंटिफाई ऑर्गेनिज्म। मतलब कि कोई भी है जो ऑर्गेनिज्म है, जो बैक्टीरिया या फंगल इन्फेक्शन है जो कॉज कर रही थी, वो देखेंगे कि कोई पर्टिकुलर तो है नहीं, वो हम पता लगाएंगे। फिर देन ECG करेंगे, वहाँ पे देखेंगे इसका जो ब्लड है जो आपका फॉरवर्ड हो रही है अच्छे से या नहीं, वो हार्ट का फंक्शन देखेंगे वहाँ पे ECG में आपका। देन मेडिकल मैनेजमेंट की बात करें तो मेडिकल मैनेजमेंट क्या होती है, मेडिकल मैनेजमेंट हम उसको ड्रग्स देंगे, फार्माकोलॉजिकल करते हैं। तो उसमें पहले आपका एंटीबायोटिक देंगे बेस्ड ऑन इन्फेक्शन। अगर कोई भी इन्फेक्शन है तो उसको हम एंटीबायोटिक देंगे, जिससे आप एंटीबायोटिक होती है जो आपको प्रिवेंट करती है डिजीज से, इन्फेक्शन से। फिर देंगे NSAID देंगे, एस्पायरिन मतलब नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लेमेटरी देंगे, जो आपका एस्पायरिन हमने पीछे भी बताया था, वो देंगे पेशेंट को, जिससे इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस है वो उसे रुके और प्रिवेंशन हो सके। फिर देंगे सिप्ट्रियाजोन देंगे 2 ग्राम पर kg। IV देंगे 4 वीक्स 4 बार देंगे हफ्ते में, 4 वीक्स पर देंगे IV। सिप्ट्रियाजोन है जो उनके अगर कोई पेशेंट है 50 kg है तो उसको 100 mg का देंगे, वो सिप्ट्रियाजोन देंगे। और उसके बाद फिर देंगे जेंटामाइसिन क्या देंगे, उसको 2 हफ्ते पे देंगे, 2 वीक्स देंगे 1 mg। जैसे कोई पेशेंट है जो 50 kg का है वजन तो उसको हम 50 mg देंगे जो जेंटामाइसिन देंगे। ये मेडिसिन हुआ मेडिकल मैनेजमेंट। उसके बाद सर्जिकल मैनेजमेंट क्या कहती है, सर्जिकल मैनेजमेंट होती है जो आपका बल्बुलर रिप्लेसमेंट इन केस सीवियर बल्बुलर डैमेज। अगर कोई हमारा जो बाल्ब है हार्ट का बाल्ब वो डैमेज हो गया तो हम तो रिप्लेस ही करेंगे, आर्टिफिशियल लगाएंगे। जिसे हम देख रहे थे कॉज में कि जो आर्टिफिशियल भी है जो कॉज बाल्ब डैमेज कर सकती है इन्फ्लामेशन के लिए। तो उसी प्रकार हम अगर कोई डैमेज ज़्यादा बाल्ब हो गया है, सीवियर कंडीशन में है, तो उसको हम रिप्लेस करेंगे बाल्ब को सर्जरी के थ्रू। फिर नर्सिंग मैनेजमेंट है। नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या करेंगे, नर्सिंग मैनेजमेंट इंक्लूड द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स। मतलब इसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, उसको देखेंगे। पहले नर्स मॉनिटर वाइटल साइन को चेक करेगी, पहले मॉनिटर उसको करेगी। फिर हार्ट साउंड एसेस करेगा, जो आपका जो रिगार्जिटेंट है, जो ब्लड हो रही थी, जो बैकफ्लो हो रही थी जिसके कारण अथी रिगार्जिटेंट हो रही थी, वो हम साउंड करेंगे, एसेस करेंगे। फिर क्या है, द नर्स मॉनिटर साइन एंड सिम्टम ऑफ सिस्टमिक एम्बोलिज्म। ये आपका एम्बोलिज्म है, मतलब वो देखेंगे कि नर्स से जो सिस्टमिक सर्कुलेशन हो रही है या नहीं, या फिर वहाँ पर किसी प्रकार का बोलिज्म है, एम्बोलिज्म है, वो देखेंगे। मतलब कि कोई भी इससे सर्कुलेशन में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, वो नर्स मॉनिटर करेगी। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वाचिंग। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। थैंक यू दोस्तों।